मसाला MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। कैसे भी नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा शो महाभारत का। दर्शकों, देश ने कल ही अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और आज के 78 साल बाद भी एक सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में, दिल में कभी ना कभी आ ही जाता है और वो सवाल है कि आखिर इस देश का बंटवारा क्यों हुआ, किसने कराया, आखिर वो कौन से कारण थे जिसके चलते देश बटा। क्या जिस उद्देश्य से देश को बांटा गया वो उद्देश्य बंटवारे से पूरा हो चुका है? अगर बंटवारे का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो आखिर बंटवारे का मतलब क्या रह गया? ऐसे कई सवाल हैं दर्शकों जिस पर समय समय पर बहस होती रहती है, लेकिन आजादी के 78 सालों के बाद भी बंटवारे की जिम्मेदारी किसी पर भी तय नहीं की जा सकी। अब एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल ने बंटवारे के लिए 3 किरदारों को जिम्मेदार बताया है। इसमें कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबेटन का नाम है। लेकिन जैसे एनसीईआरटी का नया मॉड्यूल पब्लिश हुआ, देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और अलग अलग तरह की बातें कही जाने लगी। देश के बंटवारे को लेकर एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। दर्शकों, कांग्रेस और बीजेपी एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल पर आमने सामने हैं, वर्सेस हो रहा है। देश का बंटवारा किसने कराया, ये बड़ा सवाल है। देश के बंटवारे पर एनसीईआरटी का नया मॉड्यूल, कांग्रेस को बंटवारे का जिम्मेदार बताया गया। एनसीईआरटी के बंटवारे वाले मॉड्यूल पर सियासत हो रही है। बीजेपी ने एनसीईआरटी के मॉड्यूल को सही बताया, अनफिल्टर्ड फैक्ट्स को लेकर बताया। बीजेपी बोली विभाजन का कटु सत्य, जी हां, कड़वा सच सामने आया। कांग्रेस ने एनसीईआरटी के मॉड्यूल पर सवाल उठाया, बीजेपी पर देश का इतिहास बदलने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस क्या बोल रही है? कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी इतिहास बदल नहीं सकती। कांग्रेस का आरोप है कि आरएसएस ने 2 नेशन थ्योरी दी, आरएसएस और मुस्लिम लीग ने बंटवारा कराया, ये कांग्रेस बार बार दहाड़ते हुए कह रही है। लेकिन आइए दर्शकों, आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं बताती हूं कि एनसीईआरटी के मॉड्यूल में बंटवारे को लेकर क्या कुछ लिखा है, बंटवारे के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है। आपको समझना होगा कि आखिर विभाजन का जिम्मेदार कौन है। आपको हम बता रहे हैं कि एक तस्वीर बताएंगे, पर्दे खोलेंगे और सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने विभाजन की मांग की, आप देख रहे हैं इस चेहरे को, इस चेहरे का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, नोट डाउन कर लीजिए। विभाजन की मांग की थी, कांग्रेस ने फिर विभाजन को स्वीकार किया। जो कांग्रेस आज बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, आरएसएस पर आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस जिसने विभाजन को स्वीकार किया दर्शकों। और तीसरा चेहरा दिखाइए, ये त्रिकोणीय, आपको पता होना चाहिए कि माउंटबेटन औपचारिक रूप देकर कार्यान्वित करते हैं और इन्होंने एकदम मीडिएटर का पूरा जिम्मा संभाला और इन्होंने बिचौलिए का पूरा कार्यभार देखा। तो ये 3 चेहरे थे जो कि जिम्मेदार हैं इस देश को, भारत को, उसके बंटवारे के लिए। एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं, फिर सवाल आपके सामने रखूंगी और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि विभाजन हुआ क्यों। विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना ने प्रपोज किया, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और इस पर मुहर जो है माउंटबेटन ने लगाई। भारतीय जनता पार्टी का फर्जी इतिहास है। हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है। देश के बंटवारे को लेकर एनसीईआरटी के नए चैप्टर पर विवाद खड़ा हो गया है।
एनसीईआरटी के इस चैप्टर में कांग्रेस जिन्ना और माउंटबेटन को बंटवारे का जिम्मेदार बताया गया, जिसे लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एनसीईआरटी के इस चैप्टर को बीजेपी जहां हकीकत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दल बीजेपी पर देश का इतिहास बदलने का आरोप लगा रहे हैं। आज जो हमारी पीढ़ी है, जो भविष्य में पीढ़ी आएगी, उसको जानने का हक है कि विभाजन क्यों हुआ, ये किसकी नाकामी, किसकी गलती थी, और साथ में क्या किसी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसके जो नेता थे, उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित के ऊपर हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी का फर्जी इतिहास है। मैं तो आज आपके सामने पूरी एनसीईआरटी को चैलेंज करता हूँ, आ जाएं, अकेले मुझसे ही वाद विवाद कर लें किस तरह क्यों पार्टीशन आया, तभी बता देंगे क्या पार्टीशन के कारण थे। भाई आप हाथ में आज एनसीईआरटी आ गई है, जो चाहे छाप दो, झूठ, फर्जी, फरेब, इतिहास का ह नहीं, नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है, इसका कोई मतलब थोड़ी है। एनसीईआरटी के नए चैप्टर पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बीच भी आरोप प्रत्यारोप चला। इस दौरान दोनों ही नेता एक दूसरे की पार्टी पर इतिहास बदलने का आरोप लगाते दिखे। जिन्ना ने प्रपोज किया, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और इस पर मुहर जो है माउंटबेटन ने लगाई। ये तो फैक्चुअल है ना। उस समय पर सत्ता की शिखर पर कौन था जो इसको रोक सकता था पार्टीशन को? कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग। तो जाहिर सी बात है कि जो आखिरी में रोक सकता था और जिसने नहीं रोका। देखिए, इतिहास बदल नहीं सकते आप, इतिहास आप बदल नहीं सकते हो। विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना, जिम्मेदार मुस्लिम लीग, जिम्मेदार आरएसएस, जिम्मेदार माउंटबेटन, ये लोग जिम्मेदार थे। मुस्लिम लीग का मतलब जिन्ना ही है। देश के बंटवारे पर एनसीईआरटी के नए चैप्टर पर अखिलेश यादव और ओबीसी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी है कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। अरे हिस्ट्री बदल ज्यादा तो ये लोग करते आए हैं, जब कभी ये सत्ता में रहे हैं इनका एक ही काम रहा है, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसको एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीजें। देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने वाले एनसीईआरटी के चैप्टर पर इतिहासकारों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मुद्दा तो ये होना चाहिए था कि ये तथ्यात्मक गलती उसमें रह गई है। अभी तक किसी ने उसमें किसी तथ्यात्मक गलती की ओर इशारा नहीं किया है, तो निश्चित रूप से उसके तथ्य ठीक हैं। और हमारी नई पीढ़ी को जिन बातों पे पर्दा डाल दिया गया था, कुछ खास वैचारिकी के तहत, कुछ खास सोच के तहत, कुछ खास रणनीति के तहत, केवल उस पर्दे को हटाने का काम किया गया है ताकि पूरा सच हमारी नई पीढ़ी समझ सके। जब देश का बंटवारा हुआ तो जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन ही मुख्य भूमिका में रहे। अगर इस तथ्य को एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा है तो आखिर कांग्रेस को इससे दिक्कत क्या है? क्या कांग्रेस बंटवारे की सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहती है? जब कांग्रेस ने जिन्ना के साथ मिलकर बंटवारा किया तो किसी और पर इसकी जिम्मेदारी कैसे थोपी जा सकती है? महाभारत में आज इसी पर होगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सवाल बड़े हैं। क्या देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? ये पहला सवाल। जिन्ना, कांग्रेस, माउंटबेटन का त्रिकोण बंटवारे के लिए जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस अपनी जवाबदेही से बच सकती है? इन सवालों के जवाब हम खंगालने की कोशिश करेंगे। जल्दी से मैं आपको बताई दूं हमारे साथ पैनल में कौन कौन है। रोहन गुप्ता है हमारे साथ, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, स्वागत है। ओमजी उपाध्याय हमारे साथ हिस्टोरियन जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। दूसरी तरफ से मोर्चा जो संभालेंगे वो कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और सैयद जब्बार पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत के बड़े दमदार शो महाभारत में। सबसे पहले संदीप त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आप ही से है, और ये सवाल मौजूदा सत्ता में बैठे तमाम नेता ये पूछ रहे हैं कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि आखिर कांग्रेस जिम्मेदार थी देश के विभाजन में या नहीं? क्या देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है या नहीं?
प्रियंका जी, सच्चाई यह है कि चोर की चोरी पकड़े जाने के बाद वो इधर उधर की बातें करता है, फिर कौन सी चोरी? वहाँ अब वो चोरी की पकड़ी बात, वो चोरी पकड़ी गई तो ये नौटंकी दुनिया भर की इधर उधर की बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये छुट्टे लोग हैं। अब आपने जो आपने बात, ये पहली बात। संदीप त्रिपाठी जी, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत है? ऐसा तो नहीं कुछ झूठ बोल रहे हैं और वो अपने आप ही दब गया? चलिए, तकनीकी कुछ खामी आ रही, दोबारा ठीक करके बोलिए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे हम। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास आते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इतिहासकार भी कह रहे हैं कि तथ्यात्मक गलती नहीं हुई है, किसी ने इसको लेकर कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई है, फिर आखिर क्यों इसको एक सियासी मुद्दा बनाकर जानबूझकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, आरएसएस पर उंगली उठाई जा रही है? देखिए प्रियंका जी, आपने कहा कि ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा, ये इको हो रही है, मेरे कान में इको हो रही है, ठीक करा दी। पीसीआर ठीक कराइए। आपने कहा कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, आज की तारीख में केवल एक मुद्दा है जो महत्वपूर्ण है, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और ये सरकार राष्ट्र के ऊपर एक बोझ है। कल सुबह राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य बिहार की धरती पर उतरेंगे और उसके बाद ये जो भगोड़े लोग हैं जिन्होंने हमारे वोट को लूटा है, वो लोग सरकार करेंगे, एक नई सरकार। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अब ये मुद्दे, प्रोफेसर साहब, अब मैं मुद्दे पर, मुझे बताइए, क्या कांग्रेस ने देश को बांटा है? बीजेपी का आरोप है। नहीं, मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, देश को अगर मान लीजिए किसने बांटा, वो कांग्रेसी कहेंगे कि ये हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, ये सब कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहेगी क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, इसलिए वो दोषी हैं। मैं केवल ये कहूंगा, 3 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में हमने 5 जेट पाकिस्तान के गिरा दिए थे। हमने उनके सारे एयरबेस खत्म कर दिए थे, हमने उनके न्यूक्लियर स्टेशन खत्म कर दिए थे, हमने उनके टेररिस्ट कैंप खत्म कर दिए थे। तो 3 दिन के बाद किस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमारे देश ने युद्ध विराम किया, जब हम पाकिस्तान को अपने देश के प्रोफेसर साहब, मुझे लग रहा है आप हमारा मुद्दा नहीं समझते हुए आए। आज डोनाल्ड ट्रंप पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि देश को किसने बांटा। पाकिस्तान को ले लेते ना। अरे एक बात सुनिए प्रियंका जी, समय की कमी होती है प्रोफेसर साहब, पॉइंटेड जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अरे हाँ, मैं पॉइंटेड ही जवाब दे रहा हूँ। आज के तारीख में हिंदू और सनातन धर्म कभी आप टाइम लीजिए, मैं आपको वापस लौटूंगी। थोड़ा समझिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से हाथ उठाया जा रहा है, ऑडियो का ठीक हो चुका है। संदीप त्रिपाठी जी बताइए, क्या देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? मात्र 2 मिनट लूंगा और पूरी ऐतिहासिक लीजिए, आप 2.5 मिनट लीजिए, बोलिए। 1880 में पहली बार सर सैयद जी ने 2 राष्ट्र की बात की। उसके बाद ये फिर आता है 1923 में वीर सावरकर जी, वीर सावरकर नहीं, वीडी सावरकर जी ने 1923 में हिंदुत्व की किताब में इस तरीके का जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद 1927 में अहमदनगर के एक भाषण में वो 2 नेशन की थ्योरी देते हुए कहते, क्या मैं कोट कर रहा हूँ, कोट एंड अनकोट, भारत में 2 प्रमुख राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र हैं। भारत में यह मिथक है कि भारत एक राष्ट्र है। ये किसका बयान है? उन्हीं वीडी सावरकर, कथित रूप से वीर सावरकर जी का, वो 2 नेशन थ्योरी। उसके बाद 1930 में फिर ये बात आती है हिंदू मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। 1930 के बाद 1940 में अधिकृत रूप से जो है मुस्लिम लीग इस बात की डिमांड करती है। अब ये स्टार्टिंग अंग्रेजों की तरफ से कब होती है? 1909 में जब मिंटो सुधार के नाम पर मुस्लिमों के लिए देश में चुनाव की प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई, तो अलग से सीट देने का जो प्रोविजन रखा गया, कहीं ना कहीं वो बीज डालने का काम किया अंग्रेजों ने। उसके बाद वो 1919 में हुआ, फिर 1937 में जब चुनाव हुआ, 1937 में इस देश में पहली बार जब चुनाव होता है, तो कांग्रेस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम लीग को चुनाव हरा देती है। फिर आती है हिंदू महासभा पिक्चर में। हिंदू महासभा पिक्चर में आती है, ये तीन जगह पर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हैं और उस मुस्लिम लीग को मजबूत करते हैं। फिर जब दोनों तरफ से ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, तो मुस्लिम लीग भी मजबूत होती है, हिंदू महासभा भी मजबूत होती है। फिर जब 1946 में चुनाव होता है, तो 923 सीट कांग्रेस, 425 सीटें
मुस्लिम लीग और 25 सीटें हिंदू महासभा इस देश में जीत कर आती है। अब जरा आप बताइए, मुस्लिम लीग का कौन सा दावा बनता है जो ये कहते हैं कि जिंदा प्रधानमंत्री होना चाहिए था? 425 में प्रधानमंत्री बनेगा और 923 वाला बाहर रहेगा। तो बोलिए खेलते हो तो देश को मूर्ख रखते हो। अब आते हैं, नेहरू जी ने क्या कहा 46 के पहले जब ये सारी चीजें हुई, इस देश में दंगा हुआ 16 अगस्त 1946 को, और वो दंगा में फैलाने में आरएसएस की क्या भूमिका रही, हिंदू महासभा की क्या रही उस समय के हमारे पूर्वज। अरे ठीक है, अब आपने कह दिया, आपने पूरा इतिहास बता दिया 2-3 मिनट में। बयान सुन लीजिए 1946 के पहले नेहरू जी का बयान है। वो कहते हैं कि हम किसी भी तरह से भारत की एकता को तोड़ने वाली योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद जब दंगा होता है, इस देश में लोग मारे जाते हैं, तब वो उनका बयान होता है कि हम एक खंडित भारत से बेहतर एक मजबूत भारत चाहते हैं। विभाजन एक दुखद किंतु आवश्यक समझौता है। रुक जाइए, पटेल जी को भी कोट कर देता हूँ। अगर विभाजन नहीं हुआ, पटेल जी कह रहे हैं, अगर विभाजन नहीं हुआ तो भारत का भविष्य अधिक हिंसक, अस्थिर और पाकिस्तान मांगने वालों को पाकिस्तान दे देना चाहिए। ठीक है रोहन गुप्ता जी, अब कांग्रेस को मैंने पूरा समय दिया, उन्होंने पूरा बता दिया, 2-3 मिनट में पूरे इतिहास के पन्ने पलट दिए। लेकिन ये भी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को, जिसको इतिहास का ई नहीं पता, हिस्ट्री का एच नहीं पता, वो आए इतिहास लिखने और बताने वाले। तो क्या बीजेपी कांग्रेस को खलनायक की दृष्टि से दिखाना चाहती है? आवाज बिल्कुल प्रियंका जी नहीं सुन पा रहा था। हाँ। हमारे दूसरे साथियों ने क्या था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या, बिल्कुल मुझे आपके वहां से आवाज नहीं आ रही है। बट बहरहाल इतिहास का काम होता है। आज जब हम किताबों की बात करते हैं कि जो भी इतिहास में हुआ है उसको सच परोसा जाना चाहिए। इतिहास को किसको क्या नॉलेज है क्या नहीं वो जनता तय करती है। पर अगर हम इतिहास की बात करें तो 4 जून को जब ये मुसद्दा माउंटबेटन ने प्रस्ताव किया 2 नेशन का, उसको एक्सेप्ट किसने किया? उस समय की सरकार ने किया। उसमें झूठ क्या है? अगर सच को देश के सामने रखा जाता है तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? पार्टीशन के टाइम पे वो जो एक्सेप्ट नहीं, वो कह रहे हैं हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से बंटवारा हुआ, ये आरोप लग रहा है। ठीक है, जिम्मेदारी प्रियंका जी, आज कौन था वहां पे? प्रधानमंत्री कौन था? किसकी मोहर से हुआ ये? आप कैसे बोल सकते हैं? अब जब लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 नेशन थियरी दिया, उसको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया। ऑल इंडिया रेडियो से जिन्ना और नेहरू का देश के नाम पे संदेश हुआ। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपके पास आते हैं। विभाजन का जिम्मेदार कौन? जिन्ना कांग्रेस माउंटबेटन ने बंटवारे की पटकथा लिखी, क्या इसी त्रिकोणीय की वजह से बंटवारा हुआ? क्योंकि इतिहासकार कह रहे हैं कि तथ्यात्मक रूप से किसी को भी आज के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रियंका जी, 15 दिन में सरकार गिर जाएगी, एनसीईआरटी में चेंज करा ले, हम फिर चेंज करा लें और असलियत देश के सामने ले आएंगे। और मैं त्रिपाठी जी की एक बात से बिल्कुल असहमत हूं। और त्रिपाठी जी, आगे से कभी सावरकर को वीर मत कहिएगा। वीर हैं पंडित चंद्रशेखर आजाद, वीर हैं सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। सावरकर को वीर कह के अगर आप पुकारेंगे तो मैं बिल्कुल विरोध दर्ज कराऊंगा। देखिए ये बात सच है, हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत धर्म है, हजारों साल से जिंदा रहा। और रोहन गुप्ता जी 20 साल कांग्रेस में रहे, अब चलिए भारतीय जनता पार्टी में, अच्छी बात। देखिए 20 करोड़ मुसलमानों से 110 करोड़ हिंदुओं को डराने वाले 25 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, 15 करोड़ आबादी है। प्रोफेसर साहब, आप मुद्दे पर रहिए ना। देश का बंटवारा किसने कराया, ये बड़ा सवाल है। क्या वो त्रिकोणीय चेहरे ही जिम्मेदार थे? हिंदू महासभा ने करा। आप कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी, तो बिरयानी खाने, आप कह रहे हैं एनसीईआरटी का फैसला ही वापस लें, किताबों से उस फैक्ट्स को, इतिहास को हटाएं, वरना 15 दिन में आप सरकार गिराने का दावा कर रहे हैं। अरे प्रियंका जी, मोदी जी उसी के लिए बिरयानी खाने गए थे, उसी के लिए अडवाणी बिरयानी खाने गए या दाल मखनी खाने गए? प्रोफेसर साहब, आप इस तरीके से देखिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं ना, आप डिरेल मत करिए। बिरयानी खाने नहीं गए थे? आप फैक्ट्स बताइए। बिरयानी खाने नहीं अभी बिरयानी खाने गए या दाल मखनी खाने गए, इससे हमारा और आपका क्या मतलब है? आप पहले ये बताइए ना, देश का अगर, अरे आप प्रोफेसर हैं, आप देश के युवाओं को सच्चाई से वाकिफ कराइए। अरे सच्चाई यह है कि जिन्ना जाके उनको, जिन्ना को अडवाणी जी जाके सबसे बड़ा सेकुलर बता के आए, ठीक है, और मोदी जी बिना बिरयानी खाने गए, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस दोषी है। अरे ये लोग जो है पाकिस्तान से दोस्ती करते हैं, ये पाकिस्तान से युद्ध विराम कर लेते हैं। जब ठीक है, मैं सैयद जवाद से भी एक रिएक्शन लेती हूँ। सैयद जवाद, क्या इस देश के युवा को, क्या इस देश की अब नई पीढ़ी को अनफिल्टर्ड फैक्ट्स के बारे में नहीं पता होना चाहिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। बड़ा एक मशहूर शेर है कि हकीकत छुप नहीं सकती,
बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती इन कागज के फूलों से। ठीक है, आरएसएस के ऊपर आज महिमा मंडन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की लोग सरकार है, विभाजन के लिए आप कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन एक मेरी एडवाइस थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आरएसएस की यूनिफॉर्म पहन करके लाल किले पे जा करके स्पीच देना चाहिए। जब इतने ही आरएसएस करना था तो एक बार यूनिफॉर्म पहन करके चले जाते मुगलों के बनाए हुए लाल किले पर वहां से वो कहते कि आरएसएस जो है एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा आरएसएस ने कारनामों का अंजाम दिए हैं, पूरे विश्व के अंदर है, नहीं गए। ये थोड़ा कुछ अलग होता है। इस बार जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था चेहरे पर, बॉडी लैंग्वेज नहीं। सही जवाब ये बताइए ना, एनसीईआरटी के मॉड्यूल से दिक्कत क्यों है? अरे सुन तो लीजिए, एनसीईआरटी के अंदर जो लोग चेंजेस कर रहे हैं उनसे जाके पूछिए, ओम जी उपाध्याय जी बताएंगे अभी कि एनसीईआरटी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको इतिहास की कितनी नॉलेज है, कौन लोग बैठे हुए हैं, इससे बेहतरीन तो इतिहास से वाकिफ कराइए ना दर्शकों को। सुनिए, दूसरी चीज कह रहा हूँ, कांग्रेस जिम्मेदार, जिना जिम्मेदार, लेकिन आप बताइए आरएसएस तो 1925 में बनी थी, जब देश का बंटवारा हो रहा था। अरे जब देश के बंटवारे का क्रेडिट लेना होता है तब एकदम कांग्रेस सीना चौड़ा कर लेती है कि अरे बीजेपी और आरएसएस वाले नहीं थे, हम ही थे। अरे इंटरेस्टिंग बात सुनिए बड़ी प्रियंका जी, ये लोग अपने आप को कहते हैं स्वयं सेवक, यानी स्वयं की सेवा करने वाले लोग, दूसरों की सेवा करने वाले लोग नहीं, स्वयं नहीं। वो कहते हैं व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक का उन्होंने काम किया है, गैर सरकारी संगठन। स्वयं के सेवक हैं, कैसे मलाई खाई जाएगी, कैसे पैसे लिए जाएंगे, स्वयं के सेवक हैं, दूसरों के सेवक नहीं है। देखिए आरएसएस का मुद्दा, जब अरे सुन तो लीजिए, बोलिए जल्दी करिए, 10 सेकंड में बात कंप्लीट। मैंने पूरी अपनी बात प्रियंका जी डिस्टर्ब कर, बोलिए टूट जाता मजा नहीं आएगा दर्शकों। देखिए कितनी शानदार बात, और दूर तक पहुंचना चाहिए, आरएसएस मुख्यालय तक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक। अब आप सोचिए, ये जो स्वयं के सेवक हैं, जब देश का बंटवारा हो रहा था, ये तो बहुत पहले बने, इन्होंने कितने धरना प्रदर्शन करे कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, कितने लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने प्रदर्शन करे। एक नजर दिखाइए, सड़कें जाम करी होती है, अंग्रेजों के खिलाफ होते कि हमारे देश का बंटवारा नहीं होगा, जिना कौन होते हैं, या नेहरू जी को चैलेंज कर देते लोकतांत्रिक तरीके से, जेल भरो आंदोलन कर देते। ये लोग ठीक है, रोहन गुप्ता जी ये कहा। देखिए प्रियंका जी, मुझे बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, पर मेरे जो मुद्दे में कहना चाहूंगा कि देश के जो बच्चे हैं उनको इतिहास में जो भी हुआ उसका जजमेंट की जरूरत नहीं है, पर फैक्ट्स उनको जानना जरूरी है, ये अधिकार है। पिछले कई दिनों पहले हमने देखा होगा कि बुक्स में आया कि जो मुगलों का महिमा मंडन किया गया था, उसको करेक्ट किया गया कि भाई आज मुगल के पहले हमारे राजाओं का इतिहास था, उसको कहीं नहीं बताया गया। तो ये जो तुष्टीकरण की माइंडसेट के चलते इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो प्रेजेंट करने की जो प्रक्रिया पूरे सालों में उसको करेक्ट किया जा रहा है, उसमें गलत क्या है? अगर एनसीईआरटी ने यह कहा कि इन तीनों के कारण ये बंटवारा हुआ, जिसमें नेहरू जी ने सम्मति दी, माउंटबेटन का प्रस्ताव था, जिन्ना जी और नेहरू जी ने ऑल इंडिया रेडियो पे 1947 4 जून को राष्ट्र के नाम संदेश में दोनों ने इसको स्वीकार किया, यही चीज तो प्रेजेंट की जाती है, उसमें आपत्ति क्या है? इसमें किसी का दोषारोपण की बात नहीं है। दीज आर द फैक्ट्स टू बी प्रेजेंटेड टू द पीपल ऑफ द कंट्री, टू द स्टूडेंट्स। मुगलों के बारे में यह कहा गया कि वो उनका महिमा मंडन किया गया, उनको स्वतंत्र सेनानी बना गया, अगर उसको करेक्ट किया जाता है तो उसमें गलत क्या है? ओम जी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन पहले मैं संदीप त्रिपाठी से एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, फिर सैयद जवाद आपके पास भी आऊंगी, प्रोफेसर साहब भी यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता में दिख रहे हैं, संदीप त्रिपाठी अगर फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या है कांग्रेस को? अगर ये बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसमेंट किया गया था उस समय, ठीक है, अभी दोबारा जाएंगे उनके पास। ओम जी आप मुझे बताइए, ओम जी उपाध्याय, आपने बोला है कि तथ्यात्मक तौर पर कहीं पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, फैक्ट्स के साथ कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो फिर इस मुद्दे को इतना सियासी अखाड़े में ले जाने की जरूरत क्या है? आप बताइए, जनता को सच्चाई से रूबरू करवाइए। प्रियंका, पहले तो आज एक बात बहुत चुभी है, प्रोफेसर साहब ने जो वीर सावरकर के लिए जो बात कही
लेकिन मैं चूंकि वो अप्रासंगिक हो जाएगा या थोड़ा सा हटके ट्रैक से हट जाएगा, इसलिए मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन आपके माध्यम से चुनौती देके कहता हूं कि जिस दिन चाहिएगा वीर सावरकर के लिए तथ्यों, तर्कों, प्रमाणों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा और बातचीत कर लूंगा। एक बात। दूसरी बात, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने अभी कहा यह बात कि कोई एक तथ्य बताइए ना जो उसमें गलत प्रस्तुत किया गया है। विभाजन की विभीषिका इस देश की, दुनिया के लिखित इतिहास की रैदर सबसे ऐसी घटना है, अनपैरेलल, दुनिया के लिखित इतिहास की सबसे त्रासद घटना है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। 1.5 करोड़ लोग भेड़ बकरियों की तरह से खदेड़ दिए जाते हैं, अपने घरों से उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं। 12 से 15 लाख लोगों की नृशंस हत्या होती है और हमारी इतिहास की किताबों में सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों पे छींटे ना चले जाएं, इस बात को इस तरीके से हाशिए पर डाल दिया जाता है। कितनी लाइन में विभाजन की कहानी आती है इतिहास की किताबों में। आज अगर एनसीईआरटी ये प्रयास कर रहा है, किसी ने कहा, शायद जब्बाद भाई ने कहा कि किस तरह के लोग लिख रहे हैं। आप देख लीजिए जिस तरह के लोगों ने ये पूरा मॉड्यूल तैयार किया है, उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को उठा के देख लीजिए, अनपैरेलल एकेडमिक क्रेडेंशियल वाले लोग हैं। इस तरह की बातें मत कीजिए बिना जाने समझे। और इसीलिए मैं चुनौती देके कह रहा हूं कि कोई उसमें अगर तथ्यात्मक गलती हो तो बताइए। एक बात, अब सोचिए कि 1930 के बाद से जिस तरीके से, चाहे वो अल्लामा इकबाल साहब का भाषण हो जिसमें पहली बार उन्होंने मुसलमान भारत के अंदर एक अलग मुसलमान, वहां से बीज पड़ता है। चौधरी रहमत अली पर्चा लिख के आता है कि पाकिस्तान कैसे बनाया जाना चाहिए। 1940 में जिन्ना लाहौर प्रस्ताव लेके आते हैं और उसके बाद जिस तरह से देश का माहौल बदल रहा है, 45-46 में मुस्लिम लीग चुनाव में जो उसकी स्थिति रहती है, जो पृथक निर्वाचन मंडल में, वो स्पष्ट है। और बाद में 16 अगस्त 1946 के बाद से डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करके देश को जिस अराजकता में ढकेला जा रहा है। फिर आइए जब आता है माउंटबेटन, मैं तो बार बार कहता हूं कि हडसन को, जोहानसन कैंपबेल को, मोसेली को आपको पढ़ना चाहिए। पेंडलर मून शायद एबलेस्ट ऑफिसर था ब्रिटिशर्स का जो भारत में आया, और उसने जो किताब लिखी उसमें स्पष्ट लिखता है कि किस तरह से नृशंस हत्याएं हो रही थी और किन लोगों की गलतियां थी। आप द ग्रेट डिवाइड देखिए जिसमें 133 मुलाकातें माउंटबेटन आने के बाद 22 मार्च 1947 को आते हैं। 29 मार्च 1947 से लेके 6 मई के बीच लगभग 5 हफ्ते में 133 मुलाकातें करते हैं। सिलसिलेवार ब्यौरा है उसका, कोई बात अधूरी रही नहीं जाएगी, किसी को यह शक नहीं रह जाएगा कि कौन लोग उसके गुनहगार थे। एक बात, 3 जून को, जैसा अभी किसी मित्र ने कहा कि 3 जून को माउंटबेटन विभाजन की घोषणा करता है। 4 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस मीट होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछते हैं कि जनसंख्या का स्थानांतरण आप कैसे करेंगे, क्या योजना है आपकी। वो तो जल्दबाजी में था, लेकिन हमारे नेताओं को क्या जल्दबाजी थी और उनकी क्या ऐसी मंशा थी। और कांग्रेस क्यों आती है भाई, कांग्रेस ही उस समय निर्णय बदल सकती थी, निर्णय को प्रभावित कर सकती थी। एआईसीसी की मीटिंग होती है कांग्रेस की 14, 15, 16 जून। बस एक लाइन सुन लीजिए कि क्यों कांग्रेस जिम्मेवार है। कांग्रेस की बैठक होती है 14 जून को। उस 14 जून की बैठक में 400 में से 200 सदस्य केवल आते हैं, 200 में से 158 वोटिंग करते हैं और 158 में से 129 आउट ऑफ 158 वो पक्ष में मतदान करते हैं, विभाजन के पक्ष में मतदान करते हैं। विभाजन की माउंटबेटन की जो 3 जून की योजना थी, 14 जून को उस पर अपनी स्टैंप लगाते हैं कि नहीं, विभाजन में कोई समस्या नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, दुनिया के लिखित इतिहास की सबसे ट्रेजिक घटना है, सबसे बड़ी और सबसे ट्रेजिक घटना है, जिसके बारे में सबको तथ्यात्मक तौर पर पता होना चाहिए। चलिए अब कांग्रेस के बाद चलते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, अब आपको पूरी तरीके से बता दिया कि आखिर कांग्रेस जिम्मेदार क्यों है। 129 बाकायदा उस फिगर का जिक्र किया गया है। 129 कांग्रेस के वो मेंबर थे जिन्होंने स्टैंप लगाई थी और कहा था कि हां विभाजन होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता है। अब माउंटबेटन नहीं है, अब जिन्ना नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो है ना, फिर कांग्रेस अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। पार्टी की जो बात है वो 1946 में ही चुनाव के पहले इस जो संविधान सभा का चुनाव हुआ, भाई साहब आधा सच और आधा झूठ मिक्स करके, अरे वो इतिहासकार है, कोई किसी पार्टी के नेता नहीं है। इसीलिए तो बड़ी होशियारी के साथ कॉकटेल बना ले रहे हैं ना। अनपढ़ क्या मोदी जी बना लेंगे, उनकी डिग्री पे तो सवाल है ना, उसको क्या इंटर पॉलिटिकल वाला नहीं बना पाएगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो बना लेगा। ठीक है, जवाब दीजिए। जी, दिक्कत की बात ये है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि जो भी उस समय पार्टियां थी उसमें अकाली दल ने भी सिग्नेचर किया बंटवारे में,
और भी जो पार्टियां थी उन भी सारी पार्टियों ने जो है हस्ताक्षर किया। ये जो टू नेशन थ्योरी है कि कांग्रेस के किसी एक नेता, चलिए आप इतिहासकार एक बता दीजिए, 19 अगस्त 1946 के पहले कांग्रेस के बंटवारे के संदर्भ में, टू नेशन थ्योरी के संदर्भ में किसी एक नेता का बयान बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे भैया पहले हिंदू मुस्लिम करिएगा, आज जैसे हो रहा है जहर बोइएगा और जहर बो के जब फसल काटने की बात आएगी तो बंटवारा होगा ना। आज जैसे जहर बोया जा रहा है, आप बताइए क्या मुस्लिमों को आप क्या करिएगा? आप भारतीय जनता पार्टी करती है ना, दिन भर मुस्लिम मुस्लिम करती है, इनसे पूछिए या आप 20 करोड़ मुस्लिमों को 30 करोड़ मुस्लिमों को क्या करिएगा? क्या देश से निकाल दीजिएगा? आप चाहते हैं ना मुस्लिम को 2 दर्जे का नागरिक बना देना, उनको चाहते क्या हुआ? तो वही बंटवारे वाली स्थिति आप लाके खड़ी कर दोगे, फिर दोस्त कांग्रेस का है। कैसे भाई? जहर तो आप बोल रहे हो ना, वैसे जहर बोया गया है। रोहन गुप्ता जी, बड़ा आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर। ये जहरीली पार्टी। देखिए मुद्दा प्रियंका जी, मुद्दा जो डिबेट का है कि इतिहास के पन्नों पर जो चीज लिखी गई थी वो हकीकत थी या नहीं थी, अगर नहीं थी तो थ्योरी का भी जिक्र हो रहा है। अब मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इतिहास के पन्ने अगर उलट के देखेंगे प्रियंका जी, अभी तक जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, कितनी हकीकतें जो नहीं बताएगी, ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी थे, जब हमको स्थायी सदस्यता मिल रही थी तब चीन को आगे कर दिया, पीछे का हम चले गए। ये जवाहरलाल नेहरू जी थे जो जम्मू कश्मीर को यूएन में लेने की बात को स्वीकार किया। ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, अक्सर चीन को दे दिया। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी के समय में हमको पीओके लेने का मौका था, वो भी हमने गवा दिया। तो हाजीपुर 5 किसने दे दिया पाकिस्तान को? कांग्रेस पार्टी ने। तो अगर आपकी सरकार थी उस समय पे, उसके जो भी फैक्ट्स है, आपकी जिम्मेदारी तो है ही है। इमरजेंसी कांग्रेस के समय पे लगी थी, क्या ये भी भाजपा ने करवाया? इसकी भी जिम्मेदारी भाजपा की है। आपको इतिहास से इतना डर क्यों लग रहा है? जो कहना चाहता है कॉल पैड पैड, अगर हकीकत है तो है, उसका एनालिसिस क्या करना है वो बच्चों पे छोड़ दीजिए, वो पढ़ने वालों पे छोड़ दीजिए। पर आपको इतिहास से, फैक्ट से इतना डर क्यों लग रहा है? और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एनसीआरटी जो भी बताया गया, अगर उसमें फैक्ट्स नहीं हो एक भी मैटर में, तो मैं चैलेंज के साथ यहाँ पे डिबेट करने को तैयार हूँ। प्रोफेसर साहब, बीजेपी कह रही है अगर अब तक जो भी बताया गया उसमें फैक्ट्स नहीं है तो हम उस पर भी आगे चर्चा कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे। फैक्ट्स बता रहे हैं इसलिए विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पता होना चाहिए ना आगे भावी पीढ़ी को कि भाई क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है देश के बंटवारे के लिए, उस दंश के कलंक क्या है। ठीक है प्रियंका जी, आप एंकर हैं, अगर आप रोहन गुप्ता को टोकते कि ये पता नहीं चीन चले गए, जिनके राष्ट्रपति को झूला झुलाया था मोदी जी ने, मैं ओम जी को जरा फ्रेम मिलाइए, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रबुद्धता का मैं कायल हूँ, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं ओम जी, मैं उनके साथ आपके यहाँ डिबेट में बैठा हूँ। मैं उनसे एक प्रश्न केवल पूछना चाहता हूँ। एलके आडवाणी साहब जो कि बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने जिन्ना की मजार पे जाके मत्था क्यों टेका था और जिन्ना को सेकुलर क्यों बताया था, और जिस पाकिस्तान को इतनी गालियां आप लोग देते हैं वहां जाके बिना बुलाए मोदी जी ने बिरयानी खाने क्यों गए थे? ओम जी से मैं बहुत प्रभावित हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मेरे केवल 2 प्रश्नों का जवाब। प्रोफेसर साहब, मुझे लग रहा है आज आपने लंच नहीं किया है, जन्माष्टमी का व्रत पर है क्या आप? बिरयानी से आगे आपकी सुई नहीं चल पा रही है। ये बिरयानी पर सुई टिक गई आदमी है, आप लगता है आज उपवास पर हैं आप, तो क्या हुआ? और तभी बिरयानी पर उपवास उड़ा रहे हैं। हम शुद्ध सनातनी है प्रियंका शर्मा जी। हम ये एक जगह सुई क्यों अटक गई है प्रभु, ये बताइए ना। बंटवारे के दंश के ऊपर हम बात करें। ओम जी बताइए। ये बताइए, ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। जी देखिए मैं प्रोफेसर स्वामी जी की बात का कम से कम आडवाणी जी क्यों गए ये तो आडवाणी जी जाने। इतिहास के एक विद्यार्थी के रूप में मैं बहुत विनम्रता से लेकिन बहुत दृढ़ता से ये मानता हूं कि जिन्ना इस देश का सबसे बड़ा गुनाहगार है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि जिन्ना इस देश का, मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के सबसे बड़े गुनाहगारों में है, माउंटबेटन इस देश के सबसे बड़े गुनाहगारों में है, क्योंकि जिन्ना की जिद के कारण 12 से 15 लाख लोगों की नृशंस हत्या हुई। जिन्ना की जिद के कारण एक मातृभूमि को अप्राकृतिक तरीके से बहुत व्यवस्थाओं का ताना बाना बुन के, परिस्थितियों का ताना बाना बुन के, उसको चीरकर फाड़कर एक हमारे प्रतिद्वंदी देश को जन्म दे दिया गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसकी कोई उस समय, खैर उस समय बहुत सारे नेताओं को यह लगा कि शायद यही रास्ता है। मैं आपके लिए बताऊं, आपके माध्यम से, 1960 में लियोनार्ड मोस्ले एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट था, उसने पंडित नेहरू जी का एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू को एक बार पढ़िए, रिकॉर्ड पे आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, उसको पढ़िए। उसमें पंडित नेहरू से जब पूछा गया,
उसमें पंडित नेहरू जी से जब पूछा गया कि आखिर क्यों आपने विभाजन के लिए इतनी सहजता से आप लोगों ने विभाजन स्वीकार कर लिया, तो कहते हैं कि हम थक चुके थे, हम अब जेल जाने के लिए तैयार नहीं थे, अब हम और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए और उसी समय हमें पंजाब से आगजनी की और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हमें सुनाई दी, उसकी जानकारी हमें मिली और हमें लगा कि विभाजन उससे हमें रास्ता देगा या उससे हमें निकालेगा विभाजन। लेकिन उस विभाजन ने किया क्या, आप ये देखिए ना, आप केवल ऐतिहासिक तथ्यों का सही आकलन करते हुए बिना पार्टी संदीप त्रिपाठी, ठीक है, राजनीति जवाब ले लेते हैं, ठीक है। इतिहास के विद्यार्थी 2 सवाल ये बताइए, अभी आपने कहा कि पंजाब में घटना है, जरा ये बताइए कि 16 अगस्त को जो दंगा फैलता है वो दंगा क्या सिर्फ पंजाब में फैला था या बिहार में भी फैला था, पश्चिम बंगाल में भी फैला था, पंजाब में भी फैला था, जो आज का पंजाब सुनिए और उसमें कितने लोग सुन लीजिए, अरे पहले पूरा सवाल सुनिए, अरे सवाल पूरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो क्या एक चीज बताइए कि जब देश में दंगे किसी चीज को लेकर, और सुन लीजिए, जिसमें 5000 तो अथेंटिक आंकड़ा है उस समय की ब्रिटिश सरकार का, जिसमें कहा जाता है कि 10,000 के ऊपर लोग मारे गए, उस परिस्थिति में कांग्रेस को क्या करना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एकल परिवार में होंगे, मुझे गारंटी के साथ कह रहा हूं, जब बाप के सामने 2 बेटे लड़कर मर रहे हो तो बाप क्या करेगा, बंटवारे के लिए मानेगा या कहेगा कि बेटा मर जाओ लड़के? क्या बात करते हैं आप, बाप गलत हो गया। आज घर घर बंटवारा हो रहा है और मुखिया लड़ता है, मुखिया दोषी होगा क्या, वो बाप दोषी होगा जो मजबूरी में बाप अपने बेटे जिंदा रहे, इस देश में जिंदा रहे वो, इसलिए बंटवारे के लिए तैयार हो जाता है। ये घर घर की परिस्थिति है, आप लोग कृपया गुमराह मत करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब घोषणा की, जब जिस जून की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा, ये मैं रोते हुए हृदय के साथ ये बात कह रहा हूं, मैंने यही कहा ना, उपाध्याय जी 1946 19 अगस्त दंगा खत्म हुआ, 19 अगस्त को, 19 अगस्त के पहले एक बार कांग्रेस के किसी एक नेता का बयान दे दीजिए, संदीप त्रिपाठी जवाब ले लेते हैं, को स्वीकार किया हो, जिसने विभाजन की बात की हो, 16 जवाब दे दूं मैं, ठीक है, जवाब ले लीजिए। उसके बाद रोहन गुप्ता जी मैं आपके पास आती हूँ। जी, मैं फिर कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं, 16 अगस्त 1946 की जब डायरेक्ट सेक्शन डे बंगाल में घोषित किया था लीग ने, और वहां पे नोआखाली पूरा समाप्त हो गया था, सारी हिंदू आबादी वहां की मार डाली गई थी। आप जिस बात की बात कर रहे हैं, मार्च से मैं फिर कह रहा हूं कि 133 मुलाकातें, कैबिनेट मिशन की 186 बैठकें, आप एक बार पढ़िए तो कि कौन लोग बहुत सहजता से नहीं किया गया। मैं कह रहा हूं कि अगर 2 भाई लड़ रहे थे, अगर लड़ भी रहे थे, तो प्रोफेसर सुलह सपाटा करने का जो प्रयास होना चाहिए था, चीजों को ठीक करने का जो प्रयास होना चाहिए था, वो कितनी शिद्दत से किया गया, एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार डॉक्यूमेंट से गुजर लीजिए, भावनाओं पे मत जाइए। मैं तो जो भी कह रहा हूं, मैं इतिहास के प्राथमिक स्रोतों से प्रोफेसर साहब अपनी बातचीत कह रहा हूं। इतिहासकार कह रहे हैं कि भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, कैपेबल तथ्यों से एकदम रूबरू रहना चाहिए, उनको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। भावनाओं में बह जाएंगे तो फिर जो साक्ष्य उनके साथ खिलवाड़ हो जाएगा। ठीक है जिन्ना प्रोफेसर साहब, देखिए ओम जी से मैं बड़ा इज्जत करता हूं, बहुत स्नेह करता हूं। मैं इनकी एक परेशानी समझ रहा हूं कि 3 महीने के अंदर ये जो वोट चोरों की सरकार है, ये गिरने वाली है। सरकार गिरा रहे, फिर ओम जी को रिपब्लिक टीवी में ही आके, रिपब्लिक टीवी में ही आके जस्टिफाई करना होगा, फिर एनसीईआरटी में ये बदलाव करेंगे। सैयद जमात, वोट चोरों की सरकार, सैयद जमात कुछ कहना चाह रहे हैं, सैयद जमात बोलेंगे, जवाब दीजिए। ठीक है ओम जी, नहीं मैं पहले सैयद जमात, उसके बाद मैं आती हूँ बीजेपी के पास। मैं फैक्चुअली बात पूछना चाह रहा हूँ, 2 है, फिर एक शेर कहता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उसकी तकलीफ बहुत है, आपको हो सकता ज्यादा हो, किसी को कम हो, लेकिन ये बताइए कि श्रीलंका से भारत जब अलग हुआ उसकी आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते? जब नेपाल अलग हुआ उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जब अफगानिस्तान अलग हुआ उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? म्यांमार अलग हुआ उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? अखंड भारत का फोटो लगाने से अखंड भारत नहीं हो जाता है। आप इंडोनेशिया की बात क्यों नहीं करते? अरे एनसीईआरटी मॉड्यूल को सियासी अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया है विपक्षी खेमे ने, तो उसकी चर्चा करेंगे ना कि आखिर दिक्कत क्यों हो रही है। अगर सच्चाई बताई जा रही है, सत्य बताया पढ़ाया जा रहा है भावी पीढ़ी को, तो दिक्कत क्या है? अरे
हाँ। श्रीलंका को आप भारत का, अखंड भारत का हिस्सा नहीं मानते। ठीक है, अभी जो मुद्दा उस पर बात कर लेते हैं ना। बांग्लादेश को नहीं मानते। अच्छा, पाकिस्तान पे है जिनको पाकिस्तान से वोट मिलेंगे, श्रीलंका से वोट नहीं मिलना है, उसका बेंच नहीं है। बांग्लादेश से वोट नहीं मिलना, उसकी तकलीफ नहीं है। रोहन गुप्ता जी बताइए, रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए। देखिए, मुद्दा अभी हमेशा आप देखिए, कोई भी मुद्दे पे आप विपक्ष से बात करेंगे, जैसे ही आप उनको एक बात का जवाब देंगे वो दूसरा सवाल उठा देंगे। ये डिबेट किस मुद्दे पे? ये डिबेट इस मुद्दे पे है कि जो विभाजन की पूरी हकीकत है, क्या एनसीईआरटी के जो नए मॉड्यूल में जो विभाजन की हकीकत बताया कि उसमें कुछ गलती है या नहीं है? रोहन जी, उस नए मॉड्यूल को लेकर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसको नहीं बदल सकती, और आरएसएस की 2 नेशन थ्योरी का भी जिक्र हो रहा है। प्रियंका जी, वापस मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो फैक्ट्स एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में बताया गया है, एक भी फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई हो, आप जो बोलने के लिए मैं तैयार हूं, यहाँ पे मैं डिबेट करने के तैयार हूं। हकीकत मुद्दा प्रॉब्लम क्या है प्रियंका जी, कि इनकी जो गलतियां हैं उनको बहुत सिलेक्टिव तरीके से अभी तक इतिहास में पेश किया गया। कहीं ना कहीं मुगलों का महिमा मंडन किया गया, कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी गलती, अक्षय चीन देने की बात हो, पीओके दे देने की बात हो, हाजी पीर पास दे देने की बात हो, हमारे देश का यूएन में नाम नहीं, क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, बताइए। कश्मीर का मुद्दा मालूम चल जाएगा, तो ये मालूम चलेगा कि कांग्रेस ने किस तरीके से देश के विश्वास के साथ में धोखा किया, और आज इसीलिए डर लग रहा है। और उसकी तुष्टीकरण की बेसिक राजनीति है, जिसके कारण आज कांग्रेस और जिन्ना की पॉलिसी एक है। 30 सेकंड का रिएक्शन प्रोफेसर साहब। ठीक है प्रोफेसर साहब, बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी। ठीक है, और इसलिए इनको आपत्ति है। मैं चैलेंज के साथ आपत्ति क्यों है? आपत्ति की वजह बता दी बीजेपी ने, जवाब दीजिए प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर अखिल स्वामी। प्रियंका जी, मैं प्रियंका जी केवल रोहन जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, 20 साल ये कांग्रेस पर रहे हैं, कांग्रेस में अगर इतनी कमजोरियां थी तो ये कांग्रेस में क्यों रहे? अरे भाई साहब, आप अभी वर्तमान की बात करेंगे अखिल स्वामी जी। अच्छा, संदीप त्रिपाठी हमारे आप पास में जा रहे हैं, जो गलत है आप पास में जा रहे हैं, मैं भी पास में जा रहा हूं, उसकी बात आप 20 साल। संदीप त्रिपाठी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क, फिर सैयद जवाद में आपके पास आती हूँ, जल्दी। प्रियंका जी, महाभारत के रिजल्ट को बताने की जरूरत नहीं है, महाभारत क्यों हुआ ये बताने की जरूरत है कि कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, वो पूरी घटना बताइए ना। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि 1946 से उठाकर ये जिम्मेदार है, ये बात गलत है। और ये मैं फिर कहूंगा, एनसीईआरटी में आप पढ़िएगा तो इसके पहले भी कांग्रेस की जिसका जिक्र हो रहा है वो जिक्र था, लेकिन हटा क्या लिया गया? वीर सावरकर जी गायब, संघ गायब, हिंदू की पुस्तक का जिक्र गायब, पैटर्न ने प्रपोजल रखा, और अगर प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया उसमें क्या गलत है? कौन सा तथ्य नहीं है? अगर कांग्रेस के एमपी ने वोट किया, क्या गलत है उसमें? कौन से आपत्ति है? जो तथ्यों को पेश किया गया उन्हें आपत्ति क्यों? आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जनता कैसे स्वीकार करेगी? हकीकत से क्यों आपत्ति है आपको? इसके प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर बाकायदा दस्तखत करके ऑल इंडिया रेडियो में कहा कि हम इसका स्वीकार करते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है इस बात को स्वीकार करने के लिए? अगर कांग्रेस गलत देश के साथ आपको हकीकत। एनसीईआरटी का सच चुप रहा है क्या, ये बड़ा सवाल है। बंटवारे का दंश कितने कलंक, ये बड़ा सवाल है। इसी पर हमने चर्चा करी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, इसी के साथ मुझे यहां पर इस डिबेट को वाइंड अप करना होगा। लेकिन इतिहास कैसे लिखा जाता है, इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, हमारी भावी पीढ़ी कौन सा इतिहास पढ़ेगी, ये सब कुछ किताबें तय करती है। और उसी एनसीईआरटी की किताब में कटु सत्य बताया गया है, जिसको लेकर सियासी खेमा आवाज बुलंद कर रहा है और बार बार बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।